हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स करण प्रकाशिकी की 7th क्लास में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होगी और वो किरणें हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों से प्राप्त करेंगे। हम कई प्रकार की किरणें बनाएंगे, उनमें से किन्हीं भी दो किरणों की सहायता से प्रतिबिंब निर्मित किया जा सकता है। तो कैसे ये किरणें प्राप्त होती हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अवतल दर्पण की। तो ये एक अवतल दर्पण, यहाँ इसका ध्रुव, ये इसकी मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होंगी वो दर्पण पर टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेंगी। फोकस बिंदु की परिभाषा में भी हमने ये देखा था। ऐसा क्यों है कि जो प्रकाश किरण बिंदु O पर आपतित हुई है, अगर यहाँ पर हम अभिलंब ड्रॉ करें, ये स्पर्श रेखा के रूप में तल, और इसकी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है, अभिलंब को दर्शाएगी। तो इसके किसी भी बिंदु को C से मिला दें तो वो अभिलंब को प्रदर्शित करता है त्रिज्या के रूप में। जितना आपतन कोण बना उतना ही परावर्तन कोण बना। तो पहली किरणें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हैं। दूसरी किरणें ठीक इसकी प्रतिलोम होती हैं कि अगर कोई प्रकाश कण दर्पण पर पड़ने से पहले फोकस बिंदु से गुजर जाए तो वो जिस बिंदु पर पड़ेगी वहां हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे OC। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो पहली क्या थी? समांतर आने वाली फोकस बिंदु से गुजरती हैं और फोकस बिंदु से गुजरने वाली समांतर हो जाती हैं। दो प्रकार की किरणें हो गई। तीसरी है कि वो प्रकाश किरणें जो दर्पण के वक्रता केंद्र के अनुदिश चलती हैं और उसके बाद दर्पण पर पड़ती हैं। यहां से इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण चली, वक्रता केंद्र के अनुदिश इस बिंदु पर पड़ी, तो इस आपतन बिंदु पर खुद ये अभिलंब है OC। अभिलंब के अनुदिश आने वाली प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण 0, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, इसलिए अपने पथ पर वापस लौट जाएंगी। तीसरी प्रकाश किरण जो दर्पण के ध्रुव पर पड़ेंगी वो मुख्य अक्ष के एक ओर ऊपर या नीचे जितना कोण बनाते हुए पड़ेंगी मुख्य अक्ष के साथ, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी ओर निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में ये CP जो है ये खुद अभिलंब है और अभिलंब के साथ जितना कोण ऊपर बनाएंगे उतना नीचे बनाएंगे। ये चारों प्रकाश की प्रकाश किरणें जो है चारों प्रकार की, वो मैंने यहाँ पर दर्शित की है। मुख्य अक्ष के समांतर आई 1 के रूप में, परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजर गई 1' के रूप में, फोकस बिंदु से गुजरी 2 के रूप में और परावर्तित होकर समांतर हो गई 2' के रूप में, वक्रता केंद्र से गुजरी 3 के रूप में और लौटकर अपने पथ पर वापस आ गई 3' के रूप में, और दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के ऊपर पड़ी थीटा कोण बनाते हुए 4 के रूप में और नीचे निकल गई अगेन थीटा कोण बनाते हुए 4' के रूप में। इन चार किरणों में से किन्हीं भी दो किरणों से हम प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं जो वहां उपलब्ध होंगे। ये ठीक इसी प्रकार की किरणें हमारी उत्तल दर्पण के लिए निर्मित होती हैं। उत्तल दर्पण की भी हमने फोकस बिंदु की परिभाषा में पढ़ा था कि वो प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो ऐसे लौटती हैं कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसकी वजह भी क्या थी कि जो समांतर किरणें जाएंगी आपतन बिंदु O पर पड़ेंगी, उनके लिए अगर हमें अभिलंब बनाना है तो वक्रता केंद्र C से मिलाना पड़ेगा, यह अभिलंब का कार्य करेगा। तो जितना कोण बनाते हुए आपतित होंगी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएंगी। तो ये ऐसे प्राप्त होगी कि F से आती हुई प्राप्त होंगी, आभासी रूप से F से आती हुई प्रतीत होंगी। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो समांतर किरणें क्या करेंगी? फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरी इसके अपोजिट वो प्रकाश किरणें जो फोकस बिंदु के अनुदिश आ रही थी वो दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरी किरणें जो वक्रता केंद्र के अनुदिश जाती दर्पण पर टकराने के बाद अपने पथ पर वापस लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद OC जो है वो अभिलंब है और इस अवस्था में अभिलंब के अनुदिश जाने पर I बराबर 0, तो परावर्तन कोण R बराबर भी 0 होगा। और चौथी प्रकाश किरणें हैं कि जो ध्रुव पर पड़ेंगी मुख्य अक्ष के एक और अगर थीटा कोण बनाएंगी तो दूसरी ओर भी थीटा कोण बनाते हुए निकल जाएंगी, क्योंकि मुख्य अक्ष खुद अभिलंब है और अभिलंब के साथ एक और जितना कोण बनेगा दूसरी ओर भी उतना ही निर्मित होगा। ये किरणें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। समांतर किरण फोकस बिंदु के अनुदिश आती हुई प्रतीत हुई, फोकस बिंदु के अनुदिश जाने वाली समांतर हो गई, वक्रता केंद्र के अनुदिश जाने वाली अपने पथ पर वापस लौट आई और मुख्य अक्ष के ऊपर ध्रुव पर पड़ने वाली थीटा कोण बनाते हुए पड़ी, मुख्य अक्ष के नीचे थीटा कोण बनाते हुए ही निकल गई।
अगर इन चार किरणों से कोई भी दो किरणें उपलब्ध होने पर हम प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं प्रतिबिंब निर्माण, वो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और कहाँ उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो सबसे पहले वस्तु की स्थितियां जान लेते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसकी परावर्तक सतह है अंदर की ओर दबी हुई, ये उसकी मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और कहीं अत्यधिक दूरी पर अनंत। तो हम वस्तु को दर्पण के सामने कहीं भी रख सकते हैं, इधर नहीं रख सकते क्योंकि इधर की ओर लेपिंग की हुई है। तो हम P से लेकर अनंत के मध्य कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। तो अगर वस्तु अत्यधिक दूर होगी तो हम कहेंगे अनंत पर है। अगर वो मापन योग्य दूरी पर होगी C से परे तो हम कहेंगे C से परे या अनंत और C के मध्य है। अगर वो खुद वक्रता केंद्र पर होगी तो हम कहेंगे C पर। अगर वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में कहीं होगी तो हम कहेंगे C और F के मध्य है। अगर फोकस बिंदु पर होगी तो F पर, और अगर फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में कहीं होगी तो F एंड P के मध्य है। तो 6 स्थितियां होती हैं। पहली अनंत पर, दूसरी अनंत और C के मध्य है, तीसरी C पर, चौथी C और F के मध्य है, पांचवी F पर और छठी F एंड P के मध्य है। इधर हम रख ही नहीं सकते। इन 6 स्थितियों में हम प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। कैसे करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरी स्थिति से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर वापस 1 पर चलेंगे। तो ये हमारा दर्पण, इसका ध्रुव, इसका फोकस बिंदु, इसका वक्रता केंद्र और यहाँ कहीं अनंत। वस्तु रखी है C से परे यानी कि अनंत और C के मध्य। हमें कोई भी दो किरणें लेनी है इन चार में से और प्रतिबिंब निर्माण करना है। तो हमने पहली किरण ली जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। नियम हम उसके लिए जानते ही हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण ली हमने जो वक्रता केंद्र के अनुदिश आ रही है। तो वक्रता केंद्र के अनुदिश आने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो दर्पण पर टकराने के बाद वापस अपने पथ पर लौट आएगी। जहां लौटते टाइम ये दोनों किरणें मिलेंगी वहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे सपोज ए बी वस्तु या बिंब था तो इस बी डैश का प्रतिबिंब बी डैश के रूप में बनेगा। पूरी वस्तु का इस प्रकार से उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश के रूप में। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के मध्य होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब यहाँ हमारे पास दो किरणों से प्रतिबिंब बन गया। अगर चाहे हम तो तीसरी किरण भी काम में ले सकते हैं कि जो फोकस बिंदु के से गुजरेगी वो दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये भी काम में ले सकते थे। अगर हम ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरण काम में लें तो ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए प्रकाश किरण पड़ेगी उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी। ये सभी इसी बिंदु पर मिलेंगी, इसलिए हमारा प्रतिबिंब निर्माण एक ही स्थान पर होगा। कोई सी भी उपलब्ध किरण हम ले सकते हैं, जो आसान होंगी उन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। इस वाली अवस्था को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ए भी वस्तु थी, सी से परे यानी कि अनंत और सी के मध्य है। समांतर किरणें फोकस से गुजर गई, सी के अंदर जाने वाली वापस लौट के आ गई। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब सी एंड एफ के मध्य ए डैश बी डैश के रूप में निर्मित हो गया। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। याद रखना है कि जितने भी वास्तविक होंगे वो सब उल्टे होंगे, इसलिए मैंने दूसरी स्थिति से स्टार्ट किया है, पहली से नहीं किया। अभी समझ आएगा आपको। उल्टा प्रतिबिंब है इसलिए वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और सी और एफ के मध्य निर्मित हो रहा है। अब पहली स्थिति पर चलते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर होती तो अनंत वाली स्थिति को दो भागों में बांटा है कि अनंत मतलब अत्यधिक दूरी पर। तो उसके लिए पार्थिव वस्तु हो सकती है, पृथ्वी के ऊपर स्थित वस्तु अत्यधिक दूर है, और दूसरी खगोलीय कोई आकाशीय वस्तु हो सकती है जो भी अत्यधिक दूर है। जब अत्यधिक दूरी पर अनंत पर वस्तु होगी तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन पार्थिव वस्तुओं के लिए वो किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगी, परंतु खगोलीय वस्तुओं के लिए मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले यही समझते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु। यहां अत्यधिक दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसी होंगी, एक दूसरे के भी समांतर होंगी और मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगी। लेकिन जो खगोलीय वस्तु है उससे चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर तो होंगी, परंतु मुख्य अक्ष के साथ एक नियत कोण निर्मित करेंगी। तो इसलिए हमें दोनों स्थितियों को अलग अलग समझना है। तो पहली स्थिति की बात करते हैं हम, ये हमारी पार्थिव वस्तु है। इसे हम फोकस बिंदु की परिभाषा में पढ़ ही चुके हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं वो दर्पण पर टकराने के बाद
फोकस बिंदु से गुजरती हैं। अब ये दो किरणें हमने ले ली हैं। आप चाहें तो एक किरण ऊपर एक किरण नीचे ले सकते हैं, दोनों किरणें ऊपर भी ले सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस बिंदु से गुजरी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस बिंदु से गुजरी। यहाँ हमारा प्रतिबिंब निर्माण हो गया। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक के लिए मैंने बोला था उल्टा है। हालांकि भी यह बिंदु आकार का है और बिंदु को हम उल्टा और सीधा नहीं कह पाते, लेकिन इसीलिए मैंने पहले दूसरी स्थिति को समझाया था कि जो भी वास्तविक होंगे वो सब कैसे होंगे, उल्टे होंगे। तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, फोकस बिंदु बनेगा। अगर हम इसी स्थिति के लिए अनंत पर ही खगोलीय वस्तु की बात करें तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर तो होंगी, लेकिन मुख्य अक्ष के साथ कौन बनाएंगी। तो मैंने दो किरणें ले रखी हैं, एक जो एफ से गुजरी समांतर हो गई और दूसरी जो सी से गुजरी अपने पथ पर वापस लौट आई। दोनों किरणें जहां मिली वहां प्रतिबिंब निर्माण हुआ। बनने वाला प्रतिबिंब अभी भी फोकस बिंदु पर ही बना है, अभी भी उल्टा और वास्तविक बना है, लेकिन अब इसका आकार जो है वो बिंदु आकार का नहीं है, लेकिन वस्तु से अत्यधिक छोटा है। आप चाहें तो इसी में इनके समांतर ये किरण भी ले सकते हैं जो ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरण जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए निकलेगी, तो ये भी यहीं से निकलेगी। कोई सी भी किरण लेकर आप प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। अवतल दर्पण के लिए तीसरी स्थिति की बात करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये वस्तु है ए बी, इसके लिए भी हमने दो किरणें ड्रॉ की। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस बिंदु से गुजर गई और फोकस बिंदु के अनुदिश जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां दोनों किरणें मिली वहां प्रतिबिंब बना। वस्तु ए बी के रूप में वक्रता केंद्र पर रखी थी, प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश के रूप में वक्रता केंद्र पर ही बना। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के समान आकार का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और सी पर ही बनेगा। इसके लिए भी हम पी पर पड़ने वाली प्रकाश किरण ले सकते हैं कि जो प्रकाश किरण पी पर पड़ेगी वो जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, ये भी इसी बिंदु से गुजरेगी। इसके आधार पर भी हम प्रतिबिंब रचना कर सकते हैं। कोई भी दो किरण लेकर प्रतिबिंब निर्माण किया जा सकता है। चौथी स्थिति की बात करते हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित है ए बी के रूप में। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरण है वो फोकस बिंदु से गुजर गई। ध्रुव पर पड़ने वाली किरणें जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो गई। जहां ये दोनों मिली वहां प्रतिबिंब बना। बनने वाला प्रतिबिंब अभी भी उल्टा और वास्तविक है, सी से परे है, यानी कि सी और एम के मध्य है, परंतु अब ये वस्तु की तुलना में बड़े आकार का है। इन तीन स्थितियों में यहाँ बराबर बन रहा था, यहाँ छोटा था, इसमें अत्यधिक छोटा और इसमें भी छोटा था, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन गया है, बड़ा बन गया है। अगली पांचवी स्थिति की बात करते हैं कि जब वस्तु खुद फोकस बिंदु पर रखी हुई है ए बी के रूप में, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से गुजर गई। पी पर पड़ने वाली किरणों ने जितना ऊपर कोण बनाया उतना ही नीचे कोण बनाया। इस अवस्था में दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर प्राप्त होंगी। समांतर प्रकाश किरणें आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि माना ही घनते रूप से अनंत पर जाकर मिलेंगी। जितना दूर जाती जाएंगी उतना ही प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, अनंत आकार का होगा, लेकिन अभी भी वो वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। और छठी स्थिति है कि अगर वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो ऐसी अवस्था में वस्तु ए बी एफ और पी के बीच रखी है। समांतर किरणें फोकस बिंदु से गुजरी। पी पर पड़ने वाली किरणों ने जितना कोण आपतन के रूप में बनाया उतना ही परावर्तन के रूप में। अब ये किरणें त्रियक हो गई हैं, समांतर भी नहीं रही हैं। इधर इनके मध्य दूरी बढ़ रही है, इधर ये कभी मिल नहीं सकती, इसलिए हमने आभासी रूप से पीछे बढ़ाकर देखा, तो ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई, यानी कि बी का प्रतिबिंब बी डैश के रूप में, यानी कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बना। बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, आभासी है, हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते। सीधा है, जितने भी आभासी होंगे वो सब सीधे होंगे। आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है। ये थे हमारे पास 6 स्थितियों के लिए अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। इनमें से पहली जो अनंत वाली अवस्था है, अनंत पर वस्तु होने पर एफ पर बनना, वो इस पांचवी अवस्था की ठीक उल्टी है। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब एफ पर, यहाँ एफ पर है तो अनंत पर। ऐसे ही दूसरी और चौथी एक दूसरे की प्रतिलोम है। जब वस्तु सी एंड एफ के मध्य थी तो प्रतिबिंब वस्तु अनंत और सी के मध्य है तो प्रतिबिंब सी एंड एफ के मध्य है। यहाँ वस्तु सी एंड एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब सी एंड अनंत के मध्य बनेगा। इसमें वस्तु खुद सी पर, प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। पहली 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जबकि छठी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये थी हमारे पास अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में किरण आरेखों के द्वारा प्रतिबिंब रचना। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की। तो उत्तल दर्पण के लिए स्थितियां जानते हैं। तो ये इसकी मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। हमारे अधिकांश बिंदु इधर हैं जिधर लेपिंग है। परावर्तक सतह की ओर केवल 2 बिंदु हैं, ध्रुव और अत्यधिक दूरी पर अनंत। अगर हम इधर वस्तु को रखते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इधर लेपिंग किया हुआ पार्ट है, परावर्तक सतह नहीं है, तो हम वस्तु को इधर ही रखेंगे। इधर की अवस्था में अगर हम अत्यधिक दूर रखते हैं तो वस्तु अनंत पर होगी, पहली अवस्था। और अगर हम अनंत और पी के मध्य कहीं भी रखते हैं तो वो सब एक ही स्थिति है, इसलिए ये दूसरी अवस्था है। तो 2 ही अवस्थाओं में हम वस्तु को रख सकते हैं, जो कि अवतल दर्पण के लिए टोटल 6 स्थितियां थी। इसमें से जो पहली स्थिति है वस्तु अनंत पर है, उसमें अगेन 2 स्थितियां हैं कि वस्तु पार्थिव है या खगोलीय है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पार्थिव की। तो ये दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष। वस्तु अत्यधिक दूर है, अनंत पर है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के लिए आप जानते हैं कि वो दर्पण से ऐसे लौटती हैं कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब इधर ये प्रकाश किरणें मिल नहीं सकती, इसलिए वो पीछे बढ़ाकर जो भी दर्शाया गया है डॉट डॉट में, ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। फोकस बिंदु की परिभाषा ही है। तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, बिंदु आकार का होगा, आभासी है इसलिए सीधा होगा। इसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो पार्थिव वस्तु से प्रकाश किरणें आई हैं, उन्होंने प्रतिबिंब कहाँ निर्मित किया है? फोकस बिंदु पर, बिंदु आकार का, आभासी, और आभासी को सीधा कहेंगे। अगर यही वस्तु होती हमारे पास खगोलीय, तो खगोलीय से 2 किरणें दी हैं हमने। एक प्रकाश किरण जो F के अनुदिश जा रही थी और दूसरी प्रकाश किरण जो C के अनुदिश जा रही थी। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएंगी। तो F के अनुदिश जाने वाली प्रकाश किरण नियम के अनुसार दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, और C के अनुदिश जाने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी। अब ये इधर लौट रही है, अब ये इधर जा रही है, दोनों के दोनों तिर्यक हैं और दूरी बढ़ रही है, मिल नहीं सकती। पीछे बढ़ाकर देखें तो इसको पीछे बढ़ाकर देखा तो यहाँ ये दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। बनने वाला प्रतिबिंब अभी भी फोकस बिंदु पर बन रहा है, सीधा है, वास्तविक है, लेकिन अब ये बिंदु आकार का नहीं है, परंतु खगोलीय वस्तुओं की तुलना में अत्यधिक छोटा ही है। इसके लिए भी हम तीसरी किरण ले सकते हैं जो इनके समांतर ही है, लेकिन ध्रुव पर पड़ रही है। इस टाइप से ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरण जितना कोण बनाते हुए पड़ेगी, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी। इसको भी पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो ये भी इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। किन्हीं भी 2 किरणों के द्वारा हम प्रतिबिंब रचना कर सकते हैं। दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि अगर वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में कहीं हो। इस अवस्था में हमने वस्तु को AB के रूप में यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। जो प्रकाश किरणें समांतर जा रही थी वो दर्पण पर टकराने के बाद ऐसे लौटी कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई, और जो प्रकाश किरणें C के अनुदिश जा रही थी वो अपने पथ पर वापस लौट आई। दोनों के इधर निकलने पर ये मिल नहीं सकती, इसलिए आभासी रूप से पीछे बढ़ाकर देखा तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वस्तु AB का सीधा प्रतिबिंब A', B' ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बना, सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है और P और F के मध्य निर्मित हो रहा है। ये 2 स्थितियां हैं हमारी उत्तल दर्पण की। अब हम एक साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसके आकार पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहले जानते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। इन्हीं स्थितियों से कंफ्यूजन निकलेगा कि जब हमारी वस्तु अनंत पर थी, अत्यधिक दूर थी, तो जो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा था वो फोकस बिंदु पर था और बिंदु आकार का था, अत्यधिक छोटा था। जब वस्तु अनंत से C की ओर चली, यानी कि ध्रुव के नजदीक आने लगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु से दूर, यानी कि ध्रुव से भी दूर जाने लगा और उसके आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, और अनंत और C के मध्य की स्थिति में F और C के मध्य प्रतिबिंब बना, छोटा बना, वास्तविक बना। जब वस्तु C पर आ गई तो प्रतिबिंब भी C पर आ गया और समान आकार का हो गया, यानी कि ध्रुव से दूर जा रहा है प्रतिबिंब, वस्तु नजदीक आ रही है। जब वस्तु को और नजदीक लाए तो प्रतिबिंब और दूर पहुंच गया, वस्तु C और F के मध्य आने पर प्रतिबिंब C से परे हो गया,
लेकिन अब इसका आकार और अधिक बढ़ गया। वस्तु के F पर लाने पर यह प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच गया और अत्यधिक बड़ा हो गया। वस्तु ध्रुव की ओर आ रही है, प्रतिबिंब ध्रुव से दूर भाग रहा है, अनंत तक पहुंच चुका है। वस्तु फोकस बिंदु पर आ चुकी है। फोकस बिंदु से और अधिक लाए तो अनंत से दूर और अधिक नहीं जा सकता। तो जैसे ही हम इसे फोकस बिंदु से और इधर लेंगे तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनने लग गया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। अब यदि हम F और P के मध्य भी वस्तु को और नजदीक ले जाएं तो प्रतिबिंब के आकार और उसकी ध्रुव से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए एक किरण आरेख और बनाते हैं। तो ये हमारा दर्पण, ये जैसा सपोज फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। पहले हमारी वस्तु यहां थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस बिंदु से गुजरी। ध्रुव पर पड़ने वाली किरणें जितना कोण बनाते हुए आई उतना ही कोण बनाते हुए निकल गई। दोनों के मिलने पर यहां कहीं प्रतिबिंब निर्माण हुआ, ए बी का ए डैश बी डैश के रूप में। बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, सीधा है, आभासी है, वस्तु से बटा है। अब यदि वस्तु को हम थोड़ा और आगे खिसकाते हैं, यहां ले जाते हैं, तो समांतर किरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी यही किरण रहेगी। लेकिन पी पर पड़ने वाली जो किरण है वो अब तुलनात्मक रूप से अधिक कोण बनाएगी। तो ये जो परावर्तन कोण है ये भी अधिक हो जाएगा। तो अब जो ये मिलेंगी ये थोड़ा पहले मिल जाएंगी, यहां मिलेंगी। जो प्रतिबिंब है वो अभी भी सीधा है, आभासी है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु ध्रुव की ओर जा रही है, प्रतिबिंब भी ध्रुव की ओर आ रहा है और उसके आकार में तुलनात्मक रूप से कमी आ रही है। तो अगर हम कंक्लूजन के रूप में बोलें तो जैसे जैसे वस्तु को हम वास्तविक स्थितियों के लिए पी की ओर ले जाते हैं, प्रतिबिंब जो है वो पी से दूर भागता है और आकार उसका लगातार बढ़ता है। लेकिन फोकस बिंदु के बाद जैसे जैसे हम वस्तु को ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब भी ध्रुव की ओर आता है और उसके आकार में कमी होती है। अगर यही बात करें हम उत्तल दर्पण के लिए, तो जब वस्तु हमारी अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। जैसे ही हम उसे अनंत से आगे लाए तो प्रतिबिंब जो है वो F से ध्रुव की ओर आ गया, वस्तु भी ध्रुव की ओर आई है तो प्रतिबिंब भी ध्रुव की ओर आ गया और F और P के मध्य बनने लग गया। पहले वो बिंदु आकार का था, लेकिन अब उसका आकार थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन वस्तु से अभी भी छोटा है। तो अगर हम वस्तु को और नजदीक ले जाएं तो प्रतिबिंब और कितना नजदीक आता है या दूर जाता है, उसके आकार में क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए भी किरण आरेख बनाते हैं। तो ये उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव। जैसे सपोज पहले वस्तु यहां थी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें हैं वो ऐसे लौटी कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई, और जो सी के अनुदिश जाने वाली प्रकाश किरणें हैं वो अपने पथ पर वापस लौट आई। यहां हमारा प्रतिबिंब निर्माण हुआ, वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश के रूप में, सीधा, आभासी, पी एंड एफ के मध्य और वस्तु से छोटा। अब अगर हम वस्तु को ध्रुव की और नजदीक लाते हैं तो समांतर प्रकाश किरण के लिए तो यही कार्य कर जाएगी, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन जो सी से जाने वाली प्रकाश किरण है वो स्थिति बदल जाएगी, वो वैसे जाएगी। जब ये ऐसे जाएगी तब ये प्रकाश किरणें जो हैं वो यहाँ के बजाय यहाँ मिलेंगी, इस स्थान पर। बनने वाला प्रतिबिंब और पी की ओर खिसक जाएगा, उसका आकार में और वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। विभिन्न स्थितियों में अवतल और उत्तल दर्पण के लिए हमने प्रतिबिंब बनाकर देखे। वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, कब वो सीधा और आभासी होगा, कब वो उल्टा और वास्तविक होगा, उसके आकार में किस प्रकार की भिन्नताएं आएंगी। इससे और समतल दर्पण के प्रतिबिंबों से हम एक दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला है कि अगर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें अवतल दर्पण ही लेना होगा। अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर हमें सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो हम अवतल दर्पण को भी ले सकते हैं, उत्तल दर्पण को भी ले सकते हैं और समतल दर्पण को भी ले सकते हैं। लेकिन तीसरा और इस वाले से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें समान आकार का बनाना है सीधा प्रतिबिंब आभासी तो हम समतल को लेंगे, छोटे आकार का बनाना है तो हम उत्तल को लेंगे, लेकिन अगर बड़े आकार का बनाना है तो केवल एक ही ऑप्शन है और वो हम किसको लेंगे, अवतल दर्पण को लेंगे, जो उसकी छठी अवस्था है कि वस्तु को पी और एफ के मध्य रखा जाए। तो ये थे
गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की व्याख्या। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।